Hello everyone, welcome to Quick Nursing Shorts. So today we are going to discuss about peptic ulcer. टॉपिक्स जो इसमें हम कवर करने वाले हैं वो है डेफिनेशन, एटियोलॉजी, रिस्क फैक्टर, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, कॉम्प्लिकेशन, पैथोफिजियोलॉजी, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सोर दैट डेवलप्स ऑन द लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि एक घाव जो हमारी ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन में हो जाए, जिसकी वजह से अल्सर क्रिएट हो जाए हमारे पेट में, उसको बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। अब इसके क्या कॉजेज होते हैं? पहला, बैक्टीरिया। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई एक बैक्टीरिया होता है जो हमारे स्टमक में विद कॉन्टामिनेटेड फूड एंटर करता है और म्यूकोसल लाइनिंग को डाइजेस्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग है उसके कांटेक्ट में डायरेक्ट एसिड आ जाता है जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है, HCl, जिसकी वजह से वहाँ पे सोर डेवलप हो जाता है, जिसको हम अल्सर भी कह देते हैं। ठीक है। एसिडिक कंटेंट, हमारे पेट में जब एसिडिक कंटेंट भी इंक्रीज होता है तो भी हमें अल्सर हो जाते हैं, क्योंकि वो भी हमारी म्यूकोसा को डैमेज कर देता है स्टमक की। ठीक है। ड्रग्स, ड्रग्स हो गए जैसे नसेज हो गई, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हो गई जैसे हिस्टामिन ब्लॉकर हो गई, ये भी हमारी जो एसिड सिक्रेशन है स्टमक में उसको अफेक्ट करते हैं। एस्पिरिन क्या करता है? हमारे स्टमक में एसिड सिक्रेशन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हमारी म्यूकोसा है स्टमक की, जो इनर लाइनिंग है उसको हम म्यूकोसा बोलते हैं, वो डैमेज हो जाती है। उसके डैमेज होते ही स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाती है एसिड के, इसलिए वहाँ पे अल्सर क्रिएट हो जाता है। रेडिएशन थेरेपी, कोई भी पेशेंट रेडिएशन थेरेपी के लिए गया है, अगर उसकी वजह से भी उसके स्टमक पे अफेक्ट पड़ता है, अगर लाइनिंग डैमेज होती है तो भी अल्सर क्रिएट हो जाते हैं। तो ये उसके कॉजेज। अब रिस्क फैक्टर्स, रिस्क फैक्टर क्या हो गए? किसी की लाइफस्टाइल में ज़्यादा स्मोक करता है, एसिडिक ड्रिंक्स ज़्यादा लेते हैं, यानी अल्कोहल वगैरह ज़्यादा कंजम्पशन करता है कोई, तो उसकी वजह से भी स्टमक पे अफेक्ट पड़ता है। डाइट, किसी की डाइट है, मतलब कोई स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहा है, ठीक है, और मतलब फास्ट फूड, स्पाइसी फूड ज़्यादा खा रहा है, गोलगप्पे वगैरह हो गए, ये सब ज़्यादा इनटेक कर रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि जो हमारी म्यूकोसा है वो डैमेज हो जाती है। एज की बात करें तो जो ड्यूodenal अल्सर अल्सर होते हैं, यानी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं, वो जनरली 30 to 40 ईयर्स बाद देखने को मिल जाते हैं पेशेंट्स में। ठीक है। गैस्ट्रिक अल्सर्स हो गए, जो कि यानी कि स्टमक अल्सर, यानी जो हमारी 50 ईयर्स की एज के बाद ज़्यादा चांसेस होते हैं उनके होने के। ठीक है। जेंडर हो गया, जनरली जेंडर में क्या हो गया कि जो फीमेल्स होती हैं, ओल्डर फीमेल्स, ओल्डर वुमेन्स जो होती हैं, उनमें ये जल्दी अफेक्ट करता है, यानी जल्दी चांसेस होते हैं होने के। जेनेटिक फैक्टर, यानी कि किसी की फैमिली हिस्ट्री है पहले से, उसको अगर कोई डिजीज़ है तो ये पेप्टिक अल्सर उसको भी हो सकता है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, यानी कि हमें क्या साइन और सिम्टम्स पेशेंट में देखने को मिलते हैं, तो हो गया डल पेन ऑल द टाइम, कि उसको थोड़ा थोड़ा पेन रहेगा पूरा टाइम, पूरे दिन। ठीक है। हर्ट बर्न, यानी बर्निंग सेंसेशन, यानी जैसे कह देते हैं कि जलन हो रही है हमें, तो सीने में, पेट में जलन हो रही है, वो जलन एक्चुअली हर्ट बर्न होती है, जो हमारे नियर, जो स्टमक के ऊपर वाले पार्ट में होती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है दिल जल रहा है, जिसको हम हर्ट बर्न भी कह देते हैं। ठीक है। डिस्फेजिया, डिस्फेजिया मतलब हम निगल नहीं पा रहे, हमें डिफ़िकल्टी हो रही है कुछ भी चीज़ निगलने में, स्वैलो करने में, तो उसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं। जैसे कि अगर किसी को ईसोफेजियल अल्सर है, तो वो ईज़िली कुछ भी नहीं खा पाएगा, उसको प्रॉब्लम होगी वो फूड को स्वैलो करने में या निगलने में, उसको हम डिस्फेजिया बोलते हैं। एनोरेक्सिया, एनोरेक्सिया मतलब भूख कम लगना, यानी लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है। इंडाइजेशन, इंडाइजेशन यानी कि प्रॉपर एसिड सिक्रेशन नहीं हो रहा है, तो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इंडाइजेशन वाली शिकायत भी पेशेंट में देखने मिलती है। ठीक है। हैमरेज हो गई, यानी कोई भी अल्सर इतना सीवियर हो गया कि उसमें से ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, जिसको हम हैमरेज कहते हैं। टेंडरनेस हो गई, टेंडरनेस मतलब हम उसको टच कर रहे हैं तो हम उसको टच करते ही उस पेशेंट को पेन फील हो रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में, उसको हम टेंडरनेस कह देते हैं। वॉमिटिंग हो गई, कुछ भी खाया है नहीं झेल पाया तो तुरंत उल्टी कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से देखो लॉस ऑफ एपेटाइट की वजह से क्या हो, खाना भी कम खाएगा, एब्जॉर्प्शन भी कम हो रहा है, तो पेशेंट का ऑटोमेटिकली वेट भी लॉस हो जाएगा। ठीक है। ब्लॉटिंग हो गई कि किसी पेशेंट को ऐसा लग रहा है पेट में बहुत गैस भरी हुई है, फूल गया है बिल्कुल, ठीक है, उसको हम ब्लॉटिंग बोलते हैं। मेलेना, मेलेना क्या होता है? ब्लड इन स्टूल, यानी कि जो भी एक्सक्रीटा होता है, जो भी ह्यूमन वेस्ट होता है, उसमें ब्लड दिखता है, यानी कि ब्लड कैसे आ गया? अगर कोई अल्सर ब्लीडिंग अल्सर है, तो उसकी वजह से जो हमारा
एक्सक्रीटा है, यानी कि जो हम पॉटी करते हैं उसमें भी ब्लड आता है, ठीक है। इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? जैसे कि अभी हम बात की हैमरेज, हैमरेज क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग हो जाना, ये कॉम्प्लिकेशंस में आ गया, ठीक है। परफोरेशन, परफोरेशन मतलब जहाँ भी अल्सर हुआ ना, वहाँ पे एक होल ही क्रिएट हो गया है आर पर मेम्ब्रेन के थ्रू, होगी परफोरेशन। नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन, इसमें क्या होता है कि जो हमारा पाइलोरस पार्ट होता है ना स्टमक का, वो स्वेल कर जाता है। स्वेल करने की वजह से उसकी ल्यूमन छोटी हो जाती है, जिसको हम नैरोइंग और ऑब्स्ट्रक्शन भी बोल देते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है वो ईजिली पास नहीं हो पाता, ठीक है। अब इसकी पैथोफिजियो की बात करें तो ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, यानी कि जो हमने कॉजेस पढ़े उनकी वजह से क्या हुआ, जो भी हमने कॉन्टामिनेटेड खाना खाया या पानी पिया, उसकी वजह से हेलिकोबैक्टर पाइलोराई जो बैक्टीरिया है वो हमारे जीआई ट्रैक्ट में एंटर हो गया। एंटर हो गया तो वो जाते ही पेट में क्या करता है, जो स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग है जिसको म्यूकोसा कहते हैं, उसके अंदर इन्वेड कर जाता है, यानी उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, यानी डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, जिसको हम इरोजन भी बोलते हैं, इरोड करना, ठीक है। उसने लेयर डाइजेस्ट कर ली, फिर क्या हुआ, एचसीएल जो हो गया हमारे स्टमक में जो प्रोड्यूस हुआ, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गया हमारी म्यूकोसा के, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुई, सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस हुई, और वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, अल्सर, जिसको हम पेप्टिक अल्सर भी कह देते हैं, ठीक है। अब इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या होंगी? बेरियम मिल, बेरियम मिल क्या होता है कि बेरियम एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है जो हम पेशेंट को देते हैं ये देखने के लिए कि कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, यानी कहाँ से फूड आगे नहीं जा पा रहा, ठीक है। वो रेडियो एक्टिव है तो एक्सरे वगैरह हम उसका करेंगे तो क्लियरली जो उसका पाथ है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। स्टूल टेस्ट हो गया, जैसे मैंने बताया अभी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में कि मेलेना होता है। मेलेना क्या होता है? एक्सक्रीटा में ब्लड का आना, इसलिए हम स्टूल टेस्ट भी करते हैं कि भाई ब्लड तो नहीं आ रहा है पेशेंट की बॉडी से, ठीक है। एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी में क्या करेंगे, ईस्ट्रोफैगो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी, मतलब कि देखो जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, यहाँ से हम एंडोस्कोप डालते हैं विद एक छोटा सा कैमरा लगा होता है इसमें, जो डॉक्टर देखता रहता है, और यहाँ मॉनिटर पे वो चलती रहती है, ठीक है। जिससे हमें पता लग जाता है कि अल्सर किस टाइप का है, कैसा है, बड़ा तो नहीं है, ब्लीडिंग तो नहीं है, या फिर कोई भी उसमें प्रॉब्लम तो नहीं है, इसलिए हम एंडोस्कोपी करते हैं। पीएच मॉनिटरिंग, यानी स्टमक में जो एसिड बन रहा है वो ज़्यादा तो नहीं बन रहा है, एसिडिक कंटेंट तो ज़्यादा नहीं है, इसके लिए हम पीएच चेक करते हैं स्टमक कंटेंट का, ठीक है। सीबीसी ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि बैक्टीरिया अगर हमारे ब्लड में वो प्रेजेंट है तो वो हमें पता लग जाए, ठीक है। इसकी मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगी? अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि हम उस बैक्टीरिया को किल कर पाएँ, ठीक है। एंटासिड देंगे, एंटासिड क्या करते हैं, जो हमारे स्टमक में एचसीएल प्रोड्यूस होता है उसका अमाउंट डिक्रीज करते हैं, उसका प्रोडक्शन कम कर देते हैं, इसलिए उसको एंटासिड्स दे देते हैं, ठीक है। स्टॉप यूज ऑफ नसेड्स, यानी कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी अगर ड्रग्स पेशेंट ले रहा है, कोई भी पुरानी उसको कोई हिस्ट्री है उसकी वजह से ले रहा है, तो उसको वो बंद करवानी है या लिमिट करवानी है कि लिमिट अमाउंट में वो दी जाए, क्योंकि वो भी क्या करती है, हमारे स्टमक में एसिड कंटेंट इंक्रीज करती है, ठीक है। बिस्मुथ सॉल्ट हम पेशेंट को दे सकते हैं जो न्यूट्रलाइज कर देगा बिल्कुल स्टमक, जो स्टमक में एसिड क्रिएट हो रहा है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है, क्योंकि एक बेस है। फिर हो गए प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर सेम एसिड प्रोडक्शन जो होता है HCl में, जो H प्लस Cl माइनस होता है ना, H प्लस को वो रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से HCl नहीं बन पाता बॉडी में, ठीक है। H2 ब्लॉकर्स हो गए, हिस्टामिन ब्लॉकर्स, जो हमारे स्टमक में जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, हिस्टामिन के टाइप 2 रिसेप्टर्स को जाके ये ऑक्यूपाई कर लेता है ताकि फ्यू रिसेप्टर्स ही बचे रिस्पॉन्ड करने के लिए, जिसकी वजह से कम एसिड प्रोडक्शन हो, ठीक है। स्ट्रेस रिडक्शन, कोई भी पेशेंट ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है तो उसको भी हम एडवाइस करेंगे कि ज़्यादा स्ट्रेस ना लो, जिससे भी अफेक्ट होती है हमारा सिक्रेशन, डाइजेस्टिव जो सिक्रेशन होता है उसको अफेक्ट होता है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। स्मोकिंग, अल्कोहल रिडक्शन, अल्कोहल भी कोई ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है तो उसको भी एडवाइस करना है कि अल्कोहल नहीं पीनी है ज़्यादा। डाइटरी मॉडिफिकेशन पेशेंट की करवानी है, ज़्यादा वो स्पाइसी फूड खा रहा है, ज़्यादा बाहर का खाना खा रहा है तो उसको भी एडवाइस करना है कि वो खाना ना खाए, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या हो गया, वेगोटोमी। वेगोटोमी में क्या होता है, एक हमारी 10th क्रेनियल नर्व है, वेगस नर्व, जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल्स लेके जाती है मेजर एरिया से बॉडी के, ठीक है। तो ये स्टमक से भी लेकर के जाती है, ब्रेन को सिग्नल देती है, तो वहाँ पे कॉलिनर्जिक जो सिक्रेशन होते हैं वो रिलीज होते हैं, यानी एसिड प्रोडक्शन ये नर्व करवाती है, ठीक है। तो वेगोटोमी में हम क्या करते हैं, ये नर्व जहाँ से स्टमक में लेकर के जाती है वहीं से कट कर देते हैं ताकि एसिड का प्रोडक्शन कम हो।
ठीक है। एंटेरेक्टोमी में क्या करते हैं, जो हमारा स्टमक का जो एंट्रम पार्ट होता है यानी जो नीचे का पार्ट होता है उसको कट करके निकाल देते हैं और बचे हुए को ड्यूडेनम के साथ जोड़ देते हैं। ठीक है, उसको हम एंटेरेक्टोमी बोलते हैं, जिससे स्टमक का साइज भी रिड्यूस हो जाता है। ठीक। पाइलोरोप्लास्टी क्या होती है, जो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर है यानी कि जब स्टमक से खाना डाइजेस्ट होकर ड्यूडेनम के मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में जाता है जिसको हम ड्यूडेनम भी बोलते हैं, तो वहाँ पे बीच में एक स्फिंक्टर होता है जिसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है। पाइलोरोप्लास्टी में क्या करते हैं, जब उस स्फिंक्टर से खाना पास नहीं हो पाता तो हम उसके पाथवे को वाइड कर देते हैं यानी उसको ब्रॉड चौड़ा कर देते हैं ताकि खाना इजीली जो है ड्यूडेनम में चला जाए। ठीक है, अब इसको समझने के लिए एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं। देखो ये हमारी वेगस नर्व है जो स्टिमुलेशन लेके जाती है पूरे स्टमक से, जिसकी वजह से यहाँ पे एसिड रिलीज होता है, तो उसको हम कट कर देते हैं। ठीक है, ताकि जो स्टिमुलेशन है जो ब्रेन तक लेके जा रही है वो ना जा पाए और एसिड का सिक्रेशन जो प्रोडक्शन है वो कम हो। ठीक है। सेकेंड क्या होती है, एंट्रेक्टोमी। एंट्रेक्टोमी क्या होता है, ये हमारा पूरा एंट्रम पार्ट है स्टमक का, इसको ही हम कट करके और इसके ड्यूडेनम के साथ जोड़ देते हैं, मतलब ये पोर्शन कट कर दिया उसको जोड़ दिया साथ में, जिसकी वजह से स्टमक का साइज भी रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्रेक्टोमी। पाइलोरोप्लास्टी क्या होती है, देखो ये स्टमक का जो पाइलोरस पार्ट है नीचे का, जिस जहाँ से खाना एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो ये होता है यहाँ पे स्फिंक्टर होता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब ये खाना देखो नहीं जा पा रहा, तो इसको हम ब्रॉड कर देंगे, वाइड कर देंगे, जो ताकि जो खाना है वो इजीली चला जाए, तो इसको हम बोलते हैं पाइलोरोप्लास्टी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके नर्सिंग डायग्नोसिस के बारे में। अब हम किसी भी पेशेंट को पेप्टिक अल्सर है तो उसकी क्या डायग्नोसिस हम बना सकते हैं। पहला तो जो मोस्ट कॉमन है जो हर डिजीज में बना सकते हैं, जो होता है एक्यूट पेन। ठीक है। दूसरा क्या बना सकते हैं, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, की भाई अगर उसकी पाइलोरोप्लास्टी हुई है, एंडरेक्टोमी हुई है या फिर वेगोटोमी हुई है, तो पेशेंट सर्जरी की वजह से उसकी मूवमेंट जो है बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, वो मूव नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए हम एक्टिविटी इंटॉलरेंस भी बना सकते हैं। ठीक है। इनडाइजेशन बना सकते हैं, भाई वो जितना भी खाना खा रहा है प्रॉपर एसिड सिक्रेशन की वजह से वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, या खाना भी कम भी खा रहा है वो। ठीक है, तो उस इनडाइजेशन भी बना सकते हैं हम। दूसरा क्या बना सकते हैं, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन बना सकते हैं, भाई खाना ही नहीं पर्सन खा रहा है तो कैसे उसकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है, तो इम्बैलेंस न्यूट्रिशन भी बना सकते हैं। एंग्जाइटी बना सकते हैं कि पेशेंट को पहले से डर लग रहा है कि वो सर्जरी होने वाली है, कुछ उसके साथ हो ना जाए, ऐसा एंग्जाइटी भी रहती है पेशेंट में, तो एंग्जाइटी भी हम बना सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हम क्या करेंगे, पहले तो पेशेंट के वाइटल्स चेक करेंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा देखो पेशेंट को डिस्फेजिया है यानी डिफ़िकल्टी है उसको खाना निगलने में, स्वालो करने में, तो हम उसको एनजी ट्यूब लगा देंगे ताकि हम उसको स्मॉल जो फीडिंग्स है फ्रीक्वेंट आवर्स में देते रहें। ठीक है। और तीसरा क्या करेंगे, मॉनिटर पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस एंड इमीडिएटली कॉल द डॉक्टर इफ फाउंड, मतलब जो भी उसकी सर्जरी हुई है स्टमक में जो सूचर्स उसके लगे हैं, जो टाँके लगे हैं, उनका एक बार ध्यान रखना है। अगर उसमें ब्लीडिंग हमें दिखाई देती है या हम उसमें पेन पेशेंट को बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हमें डॉक्टर को तुरंत इन्फॉर्म करना है। ठीक है, अनीमिया हो गया यानी पेट जल्दी खाली हो रहा है तो हमारी बॉडी अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है आयरन को, जिसकी वजह से अनीमिया भी हो जाता है पेशेंट में। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं तो हमें तुरंत की तुरंत डॉक्टर को बताना है कि पेशेंट में ये हो रहा है। ठीक है। दूसरा, चेंज द पोजीशन ऑफ द पेशेंट इन एवरी 2 आवर्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ बेड सोर्स। भाई उसकी अगर सर्जरी हुई है तो पेशेंट खुद तो मूव कर नहीं पाएगा क्योंकि उसको पेन होगा, तो हमें उसकी पोजीशन चेंज करनी है हर 2 घंटे में ताकि उसको बेड सोर्स ना हो जाए। ठीक है। दूसरा, एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब ड्रग एंड डॉक्यूमेंट द डेटा। अब जो भी उसको ड्रग्स दी हैं, जो भी उसको एनाल्जेसिक दी हैं, पेन किलर्स दी हैं, ठीक है, एंटासिड्स दिए हैं, उसको हमें प्रॉपर उसको एडमिनिस्टर करना है जो भी रूट डॉक्टर ने हमें लिख के दिया है। ठीक है। दूसरा, जब पेशेंट डिस्चार्ज होने वाला होगा तो उसको बताना है कि उसको ये प्रॉब्लम थी, उसकी हेल्थ कंडीशन ये थी। ठीक है, ताकि उसकी जो एंग्जाइटी है वो कम हो जाए। उसको बताना है कि आप ठीक कर सकते हो, आप डाइट में मॉडिफाई कर लो, धीरे धीरे आपकी ठीक हो जाएगी। ठीक है, अब इसको ओवरऑल देख लेते हैं एक वीडियो में कि एक्चुअली में ये क्या होता है। ठीक, तो ये हमारा ईसोफेगस स्टमक हो गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये डोडेनम हो गई। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब अगर यहाँ पे अल्सर हो गया, मतलब ईसोफेगस में अगर अल्सर हो रहा है तो उसको बोलते हैं ईसोफेजियल अल्सर। स्टमक में अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। ड्यूडेनम में हो रहा है यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हो रहा है तो उसको बोलते हैं ड्यूडेनल अल्सर।
ठीक है, ये ड्यूoडेनल एरिया है पूरा। ये नॉर्मल एसिड हमारा जैसा सीक्रेट होता है वैसे खाना डाइजेस्ट होकर ऐसे पास ऑन होता रहता है। ठीक है, अब खाना जब डाइजेस्ट हो जाता है, जब ड्यूoडेनम के फर्स्ट पार्ट में एंटर करता है तो वो एब्जॉर्ब होने लगता है। एब्जॉर्ब होते होते हमारी ब्लड स्ट्रीम में वो रिलीज हो जाता है। ये हमारी स्टमक की लाइनिंग है, ये हमारी म्यूकोसा है और ये एसिड है। ये जो म्यूकस लेयर है ये एसिड से प्रिवेंट कर रही है ताकि स्टमक की लाइनिंग के कांटेक्ट में डायरेक्ट एसिड ना आए। अगर देखो इसमें म्यूकोसा इरोड हो गई है, पूरी खत्म हो गई है, जो जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्ट हमारी स्टमक की लाइनिंग पे गिर रहा है, जिसकी वजह से वहां पे अल्सर हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई बैक्टीरिया है, जो कि क्या करता है, हम कंटामिनेटेड जब फूड कुछ भी आइटम खाते हैं तो हमारे फूड के साथ वो स्टमक में एंटर होता है। ठीक है, स्टमक में एंटर होगा तो क्या करेगा, देखो एंटर हो गया, स्टमक में एंटर होगा तो क्या करेगा, जो हमारी म्यूकोसा है, स्टमक की जो लाइनिंग है, म्यूकोसल लाइनिंग, उसमें ये जा करके इन्वेड करता है, घुस जाता है और फिर धीरे धीरे क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करने लगता है। ठीक है, डाइजेस्ट कर दी, धीरे धीरे खत्म कर दी। अब वही हो गया कि जो स्टमक की लाइनिंग है HCl उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट में आते ही वहां पे अल्सर्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारी म्यूकोसल लाइनिंग है। ठीक है, अब जो हम ड्रग्स लेते हैं उसमें वो भी क्या करती हैं, हमारे स्टमक में एसिड प्रोडक्शन बढ़ाती हैं। ठीक है, एसिड प्रोडक्शन बढ़ाती हैं तो क्या होता है कि जिसकी वजह से हमारी म्यूकोसा है वो अफेक्ट होती है और फिर क्या होता है, अल्टीमेटली जो एसिड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाता है हमारी स्टमक लाइनिंग के। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, अल्सर हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पेप्टिक अल्सर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, और किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाने की। थैंक यू।